हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल आर के सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट में। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है घटना चक्र का पॉइंटर पूरा कवर कराने वाले हैं। तो कोई भी अभी एग्ज़ाम होगा, जो भी 1-2 महीने में जो भी एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इसमें हम कोशिश करेंगे 3 पार्ट में ये पूरा कवर कर दें, फिर उसको सम्मिलित रूप से एक पार्ट में भी आपको दे देंगे। तो फ़िलहाल हम यहाँ शुरू कर लेते हैं अपना ये महत्वपूर्ण वीडियो। और इसमें शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं, देखिए इसमें जो है राष्ट्रीय के अंतर्गत राजनीतिक क्षेत्र, योजना, परियोजना, रिपोर्ट, मसौदे, नीतियाँ, सूचकांक, आयोजन, कार्यक्रम स्थल, विविध, इस तरीके से देखेंगे। फिर विधिक, फिर अंतर्राष्ट्रीय में ये सारी चीज़ें देख लेंगे। फिर आर्थिकी देख लेंगे, वैज्ञानिक, फिर यूपी का, बिहार का, फिर संक्षिप्तियाँ, फिर खेल। इस तरीके से ये पूरा हम लोग कवर कर लेंगे और इसमें पूरा का पूरा आपको पीडीएफ भी बाद में प्रोवाइड करा देंगे, लेकिन आप वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, इसमें आपको सारा की सारा करंट मिल जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू कर लेते हैं अपना राजनीतिक क्षेत्र, और बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से देखिए, पहला है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अफस्पा कानून के अंतर्गत 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया 30 दिसंबर 2020 को। तो इससे नागालैंड को, ठीक है, 25 से 28 दिसंबर 2020 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यात्रा पर रहे। कहाँ की यात्रा पर रहे? द्वीप की। तो हम लोग ये पुराना 1 साल का पूरा करंट देखने वाले हैं, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में लगभग 1 साल का तो करंट पूछा ही जाता है। कभी कभी जो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है तो वो और भी ज़्यादा पुराना पूछ लिया जाता है, लेकिन स्पेशली हम लोग 1 साल का तो ज़रूर देखना चाहिए। तो ये पूरे 1 साल का है, और जो है 2021 तक है, जनवरी। तो पूरा देख लीजिए, ये इम्पोर्टेंट ही है। 25 से 28 दिसंबर 2020 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद यात्रा पर रहे द्वीप की। और 26 दिसंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उद्घाटित आईएनएस खोखरी स्मारक स्थित है। कहाँ? द्वीप में। तो ये इम्पोर्टेंट है, कहाँ है आईएनएस खोखरी स्मारक? द्वीप में। और जो है 26 दिसंबर 2020 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा न्यू मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो ये न्यू मेडिकल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? आधारशिला गुवाहाटी, असम में। ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए 25 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 96वीं जयंती के अवसर पर उनकी 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ? शिमला में। तो कितनी ऊंची है ये ज़रूरी है, ये पूछा जा सकता है। 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, शिमला में किया गया। किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी की। कौन सी जयंती पर? 96वीं जयंती पर। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, ठीक है। और जम्मू और कश्मीर में पुनर्गठन के बाद दिसंबर 2020 में पहली बार जिला विकास परिषद डीडीसी का चुनाव कराया गया। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जिला विकास परिषद की सीटों की कुल संख्या है 280। जम्मू और कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव में सर्वाधिक सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने, 75। हाल ही में स्थानीय निकायों में सुधार से संबंधित मामलों में सबसे आगे पाए गए हैं आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। वर्ष 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ 16 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को घोषित किया गया है स्वर्णिम विजय वर्ष। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, स्वर्णिम विजय वर्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में देश की नए संसद भवन का भूमि पूजन का शिलान्यास किया। कब? तो ये भी याद रखिए, नए संसद भवन का भूमि पूजन का शिलान्यास कब किया गया? 10 दिसंबर 2020 को। इसकी भी डेट महत्वपूर्ण है। नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है किसके अंतर्गत? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। तो नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत। नए संसद भवन में लोकसभा सदस्यों की बैठने की क्षमता होगी, कितने सदस्य बैठ सकते हैं? 888। तो ये भी महत्वपूर्ण है। नए संसद भवन में राज्यसभा सदस्यों की बैठने की क्षमता होगी 384। नए संसद भवन में बनकर तैयार हो जाने की संभावना है वर्ष 2022 तक, यानी कि भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी तब तक।
वर्ष 2022 तक। 12 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अनावरण किया गया स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का। 12 नवंबर 2020 को भारतीय सेना की खुफिया एजेंसियों द्वारा संचालित एक ऑपरेशन के दौरान उल्फा के इस कमांडर ने आत्मसमर्पण किया। SS कर्नल दृष्टि राज खोवा ने अपने 4 साथियों सहित बिहार विधानसभा चुनाव 2020 आयोजित किए गए 3 चरणों में, तो 28 अक्टूबर, 3 नवंबर, 7 नवंबर 2020 को। तो ये डेट भी याद रख सकते हैं, पूछी जा सकती है अभी किसी भी एग्जाम में। चुनाव आयोग द्वारा बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के दौरान आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में इस ऐप के माध्यम से दर्ज किए गए सी विजिल ऐप। 10 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा के चुनाव परिणाम की घोषणा की गई। इस चुनाव में बहुमत प्राप्त किया किसने? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने, यानी NDA ने। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में NDA को प्राप्त सीटों की संख्या रही 125। बिहार विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक विधानसभा सीटों की संख्या है 122 सीटें और इन्हें मिली 125। और बिहार विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल है महागठबंधन का राष्ट्रीय जनता दल, यानी 75 सीटें इनको मिली थी। NDA का वह घटक दल जिससे बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे क्रम पर सर्वाधिक सीटें प्राप्त की, भारतीय जनता पार्टी 74 सीटें। ठीक है। और जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में डाले गए मतों का प्रतिशत रहा 57.05%। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में सर्वाधिक मत प्रतिशत प्राप्त करने वाला दल रहा राष्ट्रीय जनता दल। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा विजित सीटों की संख्या रही 19। तीसरा और स्थायी बोडो समझौता संपन्न हुआ 27 जनवरी 2020 को। हम थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ेंगे कि जल्दी से बहुत तेज़ी से इसको कवर किया जा सके पूरी ही मैगज़ीन को। तो बोडो समझौते में शामिल पक्षकार थे केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो के प्रतिनिधि। तो बोडो समझौते में शामिल पक्षकार थे केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो प्रतिनिधि। बोडो समझौते के अंतर्गत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का नया नाम रखा गया बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR, जिसे संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल किया गया के अंतर्गत शामिल है कोकराझार, उदलगिरी, चिरांग व बक्सा जिले। तो BTR जिसे संविधान की 6वीं अनुसूची में शामिल किया गया के अंतर्गत कौन कौन शामिल है? कोकराझार है, उदलगुरी है, चिरांग है, बक्सा है। तो ये चारों के नाम याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और 27 जनवरी 2020 को विधान परिषद के उत्साधन हेतु वैधानिक प्रस्ताव पारित करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियां बनाने वाला भारतीय राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश 3 राजधानियां बनाने की योजना को प्रस्तावित किया गया। स्थापित की जाएंगी पहली विशाखापत्तनम कार्यकारी, अमरावती विधायी, कुर्नूल न्यायिक। तो याद रखिए ये भी इम्पोर्टेंट ही है, विशाखापत्तनम कार्यकारी, अमरावती विधायी, कुर्नूल न्यायिक। तो वह भारतीय राज्य जिसने 8 जून 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की आधिकारिक घोषणा की। तो जो है वह भारतीय राज्य जिसने 8 जून 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की है उत्तराखंड। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी स्थापित की जाएगी चमोली के गैरसैंण में। तो ये याद रखिए, महत्वपूर्ण है काफ़ी। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 2 परियोजना के अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं। 18 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन 2 मेट्रो रेल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण 3 और सूरत मेट्रो रेल परियोजना। और 15 जनवरी 2021 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश भर के लगभग 717 जिलों में इस योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो ये वीडियो अगर आप लोग सुन भी लेंगे तब भी आपको सब याद हो जाएगा, तो काम करते करते भी इसको सुना जा सकता है। तो 15 जनवरी 2021 को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा देश भर के लगभग 717 जिलों में इस योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ किया गया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। 7 जनवरी 2020 को वर्चुअल माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है।
तो ये 306 किलोमीटर लंबा है। वर्चुअल माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की प्रस्तावित कुल लंबाई कितनी है? 1506 किलोमीटर। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई 1506 किलोमीटर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है भारतीय रेलवे का समर्पित माल वहन गलियारा। 7 जनवरी 2020 को वर्चुअल माध्यम से विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज तक। 29 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस खंड का उद्घाटन किया। न्यू भाऊपुर न्यू खुर्जा खंड का पूर्व डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का परिचालन नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है प्रयागराज में। तो ये याद रखिए। 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो दोबारा सुन लीजिए, जो है लाइट हाउस परियोजनाओं की आधारशिला रखी कितने? 6 राज्यों में उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश में। लाइट हाउस मॉडल आवासीय परियोजनाएं हैं जो संबंधित हैं ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया से। तो GHTC, तो ये शॉर्ट फॉर्म है GHTC इंडिया से। तो लाइट हाउस मॉडल आवासीय परियोजनाएं हैं जो संबंधित हैं ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया से। केंद्र सरकार द्वारा 144 मेगावाट की जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 8 जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई जाएंगी सिंधु एवं उसकी सहायक नदियों पर। 27 दिसंबर 2020 को गृह मंत्री अमित शाह ने थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किया। तो थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? मणिपुर में। तो ये बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। थौबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया? मणिपुर में। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत का शुभारंभ किया गया 26 दिसंबर 2020 को। तो सेहत का शुभारंभ कब किया गया? 26 दिसंबर 2020 को। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत से लाभान्वित केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर। सेहत योजना का पूर्ण रूप है सोशल एंडेवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। तो ये याद रखिए, ठीक है। तो और इसका शुभारंभ कब किया गया? सेहत का 26 दिसंबर 2020 को। और 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 7वीं किस्त जारी करने के माध्यम से देश के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में जमा किए गए 18,000 करोड़ रुपए। तो 25 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत वित्तीय लाभ की 7वीं किस्त जारी करने के माध्यम से देश के 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में जमा किए गए 18,000 करोड़ रुपए। जब 24 दिसंबर 2020 को 10,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की घोषणा करने वाला राज्य है केरल। 23 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु अनुमोदित केंद्रीय सहायता राशि है लगभग 6,000 करोड़ रुपए वार्षिक। तो 23 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु अनुमोदित केंद्रीय सहायता राशि है लगभग 6,000 करोड़ रुपए वार्षिक। तो याद रखिएगा, अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना है केंद्र प्रायोजित योजना। तो किस तरीके की योजना है मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना? ये केंद्र प्रायोजित योजना। PMSSC योजना में केंद्र और राज्यों की हिस्सेदारी है 60:40। PMSSC योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में कुल खर्च किया जाएगा 49,048 करोड़ रुपए। PMSSC योजना का उद्देश्य है अनुसूचित जाति के 10वीं पास छात्रों को आगे की उच्चतर शिक्षा जारी रखने हेतु आर्थिक मदद करना। तो याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण करंट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का नाम गुरु
गोरक्षनाथ के नाम पर रखने की मंजूरी प्रदान की गई। ये विश्वविद्यालय स्थापित होगा गोरखपुर के चौरी चौरा में। तो ये बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का नाम, ये प्रदेश का पहला है इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है, विश्वविद्यालय का नाम गुरु गोरक्षनाथ के नाम पर रखने की मंजूरी प्रदान की गई। ये विश्वविद्यालय स्थापित होगा गोरखपुर के चौरी चौरा में। और केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा औद्योगिक गलियारा नोड्स के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई। कृष्णापट्टनम औद्योगिक क्षेत्र मतलब आंध्र प्रदेश में, तुमकुर औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक में। तो ये भी याद रखिएगा। 18 दिसंबर 2020 को बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र जिस देश की मदद से शुरू किया गया वह है फ्रांस। यानी कि कौशल विकास के लिए भारत में पहला उत्कृष्टता केंद्र जिस देश की मदद से शुरू किया गया वह है फ्रांस, यानी फ्रांस की मदद से शुरू किया गया है। किस क्षेत्र में है ये? बिजली क्षेत्र में है। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास हेतु भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम हरियाणा के परिसर में। किसकी मदद से? फ्रांस की मदद से। तो दोनों ही लाइनें बहुत ज़रूरी हैं। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास हेतु भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थित है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम हरियाणा के परिसर में। 18 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम रखा गया नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। तो 18 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के जेवर में बन रहे ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम रखा गया है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोगो जो है सारस पक्षी राजकीय पक्षी है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। तो जो है सारस जो है राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का है, तो इसका ये लोगो है किसका? द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोगो है सारस पक्षी, और सारस पक्षी राजकीय पक्षी है यूपी का। तो दोनों ही ज़रूरी लाइनें हैं, याद रखिएगा। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत का 8वां उत्पादन बेसिन राष्ट्र को समर्पित किया गया 20 दिसंबर 2020 को। भारत का 8वां उत्पादन बेसिन है बंगाल बेसिन। बंगाल बेसिन अवस्थित है अशोकनगर वन, उत्तर प्रदेश, 24 परगना जिला, पश्चिम बंगाल में। तो याद रखिएगा। देख लेते हैं आगे। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए गए भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है कच्छ, गुजरात में। गुजरात के कच्छ में स्थापित की जा रहे हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की अधिकतम क्षमता होगी 30,000 मेगावाट। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने समुद्री जल को स्वच्छ जल बनाने के लिए एक विलवणीकरण संयंत्र का शिलान्यास किया। इस संयंत्र की स्थापना की जा रही है मांडवी, कच्छ, गुजरात में। 10 दिसंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा बिहार राज्य में 1.5 किलोमीटर लंबे पुल का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया गया। पुल का नाम है कोइलवर पुल। कोइलवर पुल स्थित है सोन नदी पर। 26 नवंबर 2020 को भारत के लिए SDG निवेशक मानचित्र लॉन्च किए गए। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एवं इन्वेस्ट इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से इस निवेशक मानचित्रण में 6 महत्वपूर्ण SDG क्षेत्रों के इतने क्षेत्रों को निवेश के अवसर के अनुकूल चिन्हित किया गया है, 18 निवेश अवसर क्षेत्रों को। और 25 नवंबर 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत द्वारा ट्रांसजेंडर लोगों के लिए लॉन्च किया गया। क्या लॉन्च किया गया है? ये राष्ट्रीय पोर्टल गुजरात के बड़ोदरा में, और एक गरिमा गृह शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। तो याद रखिएगा, जो है ट्रांसजेंडर लोगों के लिए लॉन्च किया गया एक राष्ट्रीय पोर्टल एवं गुजरात के बड़ोदरा में, और एक गरिमा गृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स। तो 22 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया। कहाँ? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों के लिए। तो 22 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों के लिए। 20 नवंबर 2020 को सस्ते और स्वच्छ परिवहन ईंधन की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सतत परिवहन की दिशा में स्थायी विकल्प के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय व शीर्ष तेल व गैस वितरण कंपनियों में समझौता हुआ। देश भर में 900 संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए। 17 नवंबर 2020 को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने
संयुक्त रूप से भारत की पहली अभिसरण परियोजना आरंभ की? कहाँ? गोवा राज्य में। तो 17 नवंबर 2020 को ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली अभिसरण परियोजना आरंभ की, गोवा राज्य में। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर 13 नवंबर 2020 को 5वें आयुर्वेद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित आयुर्वेद संस्थान है क्रमशः भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर तथा राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। 9 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 614 करोड़ रुपए से अधिक की 30 विकास परियोजना का उद्घाटन व शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया वाराणसी के लिए। तो कितने करोड़ रुपए की? 614 करोड़ रुपए से अधिक की 30 विकास परियोजना का उद्घाटन शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा किया वाराणसी के लिए। कब? 9 नवंबर 2020 को। 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से गुजरात में उद्घाटन किया 3 परियोजनाओं का। कौन कौन सी हैं तीनों परियोजनाएं? एक किसान सर्वोदय योजना, UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में पीडियाट्रिक एवं हार्ट हॉस्पिटल की स्थापना तथा गिरनार रोपवे। तो ये तीनों याद रखिए, एक है किसान सर्वोदय योजना और एक है UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल की स्थापना और तथा गिरनार रोपवे। एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर है UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर। तो ये बहुत ज़रूरी लाइन है, याद रखिएगा, UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर। तो ये एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर है। ये कहाँ इसका उद्घाटन किया गया? गुजरात में। 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला सुरक्षा के लिए शुरू किया गया मिशन शक्ति। कब शुरू किया गया मिशन शक्ति? याद रखिएगा, मिशन शक्ति से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 17 अक्टूबर 2020 को मिशन शक्ति आरंभ किया गया। किसके द्वारा? योगी आदित्यनाथ द्वारा। मिशन शक्ति का शुभारंभ किया गया राज्यपाल द्वारा लखनऊ से तथा मुख्यमंत्री द्वारा बलरामपुर जिले से। तो दोनों ही लाइनें याद रखिएगा। जोजिला टनल की आधारशिला रखी गई 15 अक्टूबर 2020 को। जोजिला टनल जोड़ेगी श्रीनगर को लेह से। तो जोजिला टनल की आधारशिला रखी गई है 15 अक्टूबर 2020 को। जोजिला टनल जोड़ेगी श्रीनगर को लेह से। जोजिला टनल की लंबाई होगी 14.15 किलोमीटर, तो 14.15 किलोमीटर, ठीक है। और किसको जोड़ेगी? श्रीनगर को लेह के कारगिल से। और जोजिला टनल का निर्माण किया जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर। तो ये भी याद रखिएगा, किस पर किया जाएगा? जोजिला टनल का निर्माण किया जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर। 14 अक्टूबर 2020 को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर व लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपए के एक 5 वर्षीय पैकेज की मंजूरी प्रदान की गई। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 13 अक्टूबर 2020 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातियों के समग्र विकास के लिए शुरू किया गया टेक फॉर ट्राइबल अभियान। 12 अक्टूबर 2020 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधारशिला रखी नेचुपू सुरंग की। वह राज्य जहां 450 मीटर लंबी नेचुपू सुरंग अवस्थित होगी अरुणाचल प्रदेश। तो नेचुपू सुरंग कहाँ अवस्थित होगी? अरुणाचल प्रदेश। कब इसकी आधारशिला रखी गई? 12 अक्टूबर 2020 को। किसने? राजनाथ सिंह ने, ठीक है। नेचुपू सुरंग अरुणाचल प्रदेश। 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संपत्ति कार्ड प्रदान करने की जिस योजना की शुरुआत की उसका नाम है प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। 9 अक्टूबर 2020 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध करवाकर देश का पहला हर घर जल राज्य बनाने का गौरव प्राप्त किया गोवा राज्य ने। वह राज्य जहां अक्टूबर 2020 में कर्मचारी राज्य बीमा के विस्तार की सूचना केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्रालय द्वारा की गई है, ये अरुणाचल प्रदेश में। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया अटल टनल को। अटल टनल हिमाचल प्रदेश के इन 2 स्थलों को जोड़ेगी, मनाली कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से। तो मनाली को लाहौल घाटी से जोड़ेगी, ठीक है। अटल टनल हिमाचल के इन 2 स्थलों को जोड़ेगी, मनाली और लाहौल।
ठीक है। औसत समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व के सबसे लंबे सुरंगी राजमार्ग अटल टनल की लंबाई है 9.02 किलोमीटर। ठीक है। औसत समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व के सबसे लंबे सुरंगी राजमार्ग टनल की लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। अटल टनल हिमालय की ओर पीर पंजाल पर्वतमाला में अवस्थित इस दर्रे से गुजरती है, रोहतांग दर्रे से। अटल टनल के माध्यम से सड़क मार्ग से मनाली और लेह के बीच की दूरी कम हो जाएगी 46 किलोमीटर तक। अक्टूबर 2020 में जारी भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार वर्ष 2019 के दौरान भारत में इतने विदेशी पर्यटकों का आगमन हुआ 10.93 मिलियन। ठीक है। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि रही 3.5%। तो यानी कि 2020 भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019 में विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि कितनी हुई है? 3.5%। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में इतने अनिवासी भारतीयों का भारत में आगमन हुआ 6.98 मिलियन। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार कुल अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का भारत में आगमन हुआ है 17.91 मिलियन। तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों का भारत में आगमन हुआ 17.91 मिलियन। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार वर्ष 2019 में पर्यटन से विदेशी मुद्रा अर्जित की गई 2,11,661 करोड़ रुपए। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा है 1.23%। तो ये बहुत ज़रूरी है। कितना हिस्सा है पूरे विश्व में भारत का पर्यटन के मामले में? 1.23%। ठीक है। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा है 1.23%। पर्यटक आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान है 23वां। एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन से प्राप्तियों तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में भारत का विश्व में स्थान है क्रमशः 6वां और 8वां। भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों के शीर्ष स्रोत देश हैं क्रमशः बांग्लादेश प्रथम व संयुक्त राज्य में अमेरिका द्वितीय। और भारत पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार घरेलू पर्यटकों के आगमन के मामले में शीर्ष राज्य रहा उत्तर प्रदेश। आगे देख लेते हैं। भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में शीर्ष राज्य रहे तो ये तमिलनाडु है, दूसरे पर महाराष्ट्र, तीसरे पर यूपी है। ठीक है। तो भारतीय पर्यटन सांख्यिकी के अनुसार विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में शीर्ष राज्य रहे तमिलनाडु, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। यानी कि इसके बाद का तब तक मतलब आ नहीं जाता आंकड़ा, तब तक यही महत्वपूर्ण है, यहीं से प्रश्न बनेंगे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की स्थापना की गई वर्ष 1986 में। एनसीआरबी में अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम परियोजना के अंतर्गत 21 अगस्त 2017 को प्रथम बार आरंभ किया गया था नेशनल डिजिटल पुलिस पोर्टल का। एनसीआरबी द्वारा सितंबर 2020 में जारी रिपोर्ट का शीर्षक है भारत में अपराध 2019। एनसीआरबी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में पंजीकृत कुल संज्ञेय अपराधों की संख्या है 51,56,172। भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार बालिकाओं के विरुद्ध अपराध अधिनियम के अंतर्गत सर्वाधिक पंजीकृत मामले हैं उत्तर प्रदेश में। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो सबसे ज़्यादा बालिकाओं के विरुद्ध अपराध कहाँ हैं? यूपी में। वह राज्य जहां भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों के विरुद्ध सर्वाधिक पंजीकृत मामले हैं, तो अनुसूचित जातियों के विरुद्ध भी सर्वाधिक पंजीकृत मामले यूपी में ही हैं, जो संपूर्ण भारत का 25.8% है। भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत सर्वाधिक मामले पंजीकृत किए गए, तो ये भी यूपी है। यानी कि अपराध के मामले में यूपी तो नंबर 1 है। और दूसरी वजह ये भी है कि यूपी की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है।
भारत में अपराध 2019 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में साइबर अपराध के मामलों में वृद्धि देखी गई 63.5% की। तो साइबर अपराध के मामलों में वृद्धि हुई है 63.5% की। 30 सितंबर 2020 को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस मिशन को लॉन्च किया गया। अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनोवेशन मिशन। तो अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इक्वेशन मिशन का उद्देश्य है तो अम्बेडकर सोशल इनोवेशन और इक्वेशन मिशन का उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जातियों के छात्रों में नवाचार तथा उद्यम को बढ़ावा देना। तो ये ज़रूर याद रखिए, इसकी शॉर्ट फॉर्म है असीम। ठीक है, तो अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इक्वेशन मिशन का उद्देश्य है अनुसूचित जाति के छात्रों में नवाचार तथा उद्यम को बढ़ावा देना। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इम्पोर्टेंट है। 29 सितंबर 2020 को भारत में समय का उपयोग सर्वेक्षण 2019 जारी किया गया सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा 2.0 का। आगे देखते हैं, CSACAF का उद्देश्य है शहरों में निवेश योजना में आने वाली जलवायु चुनौतियों से निपटना। तो CSCAF का उद्देश्य है शहरों में निवेश योजनाओं में आने वाली जलवायु चुनौतियों से निपटना। 11 सितंबर 2020 को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रारंभ वह योजना जिसके अंतर्गत बाजारों में पैदल चलने वालों के अनुकूल गलियों का निर्माण करना शामिल है। स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज। तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण नीति 2020 में उत्तर प्रदेश के वे 2 क्षेत्र जहां निवेश हेतु विशेष प्रावधान किए गए हैं, बुंदेलखंड और पूर्वांचल। तो यहाँ विनिवेश के प्रावधान किए गए बुंदेलखंड पूर्वांचल। इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति, उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 से उत्तर प्रदेश में नए रोजगार के सृजन के अवसर उत्पन्न होंगे लगभग 4 लाख। तो उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 से उत्तर प्रदेश में रोजगार के सृजन के अवसर उत्पन्न होंगे लगभग 4 लाख। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 के अंतर्गत प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण गुच्छ स्थापित किए जाएंगे 3। एक तो यमुना एक्सप्रेस वे बुंदेलखंड लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन में। तो यमुना एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड व लखनऊ उन्नाव कानपुर जोन में। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 24x7 निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई 7 सितंबर 2020 को। मानसिक स्वास्थ्य रोगियों हेतु स्थापित इस हेल्पलाइन नंबर को दिया गया है किरण। हेल्पलाइन नंबर का नाम क्या है? किरण। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर 2020 को आदिवासियों के घर में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल की आपूर्ति की गई कोलार गांव उमरिया जिला मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, आदिवासियों के घरों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल की आपूर्ति की गई कोलार गांव में उमरिया जिले में मध्य प्रदेश में। 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आरंभ की गई वह योजना जो सिविल सेवकों के क्षमता उन्नयन से संबंधित है, मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम। मिशन कर्मयोगी का कार्यान्वयन किया जाएगा एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से। मिशन कर्मयोगी का मार्गदर्शक सिद्धांत होगा नियम आधारित मानव संसाधन प्रबंधन से भूमिका आधारित प्रबंधन में परिवर्तन। 24 अगस्त 2020 को भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन किया गया गुवाहाटी असम में। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे बनाया गया है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर। गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित सबसे लंबे नदी रोपवे की लंबाई है 1.82 किलोमीटर। भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे गुवाहाटी शहर के इन 2 स्थलों को जोड़ता है, एक कचरी घाट को डोल गोविंदा मंदिर से। तो ये महत्वपूर्ण है। 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषणा की गई राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य वर्ष 2025 तक जीवन प्रत्याशा बढ़ाकर करना है 70 वर्ष, जो कि वर्तमान में कितनी है 67.5 वर्ष है। तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य वर्ष
2025 तक जीवन प्रत्याशा बढ़ाकर करना है 70 वर्ष। तो याद रखना है। अभी है 67.5। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य संबंधी इन 6 बिंदुओं पर आधारित होगा। हेल्थ आईडी, डिजी डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, व्यक्तिगत स्वास्थ्य आंकड़े, ई फार्मेसी तथा टेलीमेडिसिन। अंडमान निकोबार कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत समुद्र के भीतर ऑप्टिकल फाइबर केबल की लंबाई होगी 2300 किलोमीटर। वह मंत्रालय जिसके अंतर्गत संयुक्त रूप से 4 जून 2020 को ट्यूलिप प्रोग्राम शुभारंभ किया गया। शिक्षा मंत्रालय तथा आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। ट्यूलिप का पूरा नाम है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। तो याद रखना है, ठीक है। 4 जून 2020 को इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई। किसके द्वारा? शिक्षा मंत्रालय एवं आवासन एवं शहरी मामलों का मंत्रालय। ट्यूलिप की संकल्पना को प्रथम बार प्रस्तुत किया गया बजट 2020-21 में आकांक्षी भारत की थीम के अंतर्गत। और केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा है ट्यूलिप प्रोग्राम। तो स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा है ये ट्यूलिप प्रोग्राम। और इसका शुभारंभ कब किया गया? 4 जून को। डेट भी याद रखिए। पथ विक्रेताओं एवं रेहड़ी वालों की आजीविका हेतु घोषित वह योजना जिसकी 1 जून 2020 को शुरुआत की गई तथा कार्यकाल मार्च 2022 तक है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना किसके लिए है ये? तो आजीविका हेतु घोषित वह योजना जिसकी 1 जून 2020 को शुरुआत की गई, कार्यकाल मार्च 2022 तक है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ये है आजीविका मिशन के लिए, रेहड़ी वाले हैं या पथ विक्रेता, स्ट्रीट वेंडर, उन लोगों के लिए। पीएम स्वनिधि योजना का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ठीक है। तो इसका ये है पीएम स्वनिधि योजना स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत पथ विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को दोबारा आरंभ करने के लिए प्रदान किए जाने वाले पूंजीगत ऋण की राशि होगी 10,000 रुपये तक। तो ये भी याद रखिएगा। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत डिजिटल लेन देन पर मासिक नकद वापसी कैशबैक की राशि है 100 रुपये और अधिकतम 1200 रुपये वार्षिक। वह मंत्रालय जिसके अंतर्गत पीएम स्वनिधि को कार्यान्वित किया जाएगा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा। वह बैंक जिसे पीएम स्वनिधि हेतु कार्यान्वयन एजेंसी बनाया गया है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी। पीएम स्वनिधि के अंतर्गत शामिल हो सकेंगे 24 मार्च 2020 या उससे पूर्व से वेंडिंग करने वाले। और वह तिथि जब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 1 करोड़वां उपचार प्रदान किया गया 21 मई 2020 को। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत शामिल 2 योजनाएं हैं, स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। तो यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कौन सी 2 योजनाएं, स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत केंद्र और राज्यों का वित्तीय योगदान होगा 60:40। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पहाड़ी एवं पूर्वोत्तर राज्यों हेतु वित्तीय योगदान में केंद्र और राज्यों की भागीदारी होगी 90:10। 20 मई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृति दी गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को। वह कृषि उत्पादन क्रांति जिसके अंतर्गत मत्स्य उत्पादन को सम्मिलित किया जाता है नीली क्रांति, और जिसकी कार्यान्वयन अवधि 5 वर्ष है का बजट निर्धारित किया गया 20,050 करोड़ रुपये। PMMSY के अंतर्गत उच्च मूल्य प्रजातियों की मछलियों को व्यावसायिक प्रोत्साहन देने के लिए स्थापित किया जाने वाला राष्ट्रीय नेटवर्क है राष्ट्रीय ब्रूड बैंक्स नेटवर्क, ठीक है, राष्ट्रीय ब्रूड बैंक्स नेटवर्क्स। ये भी याद रखिएगा। मत्स्य प्रजातियों में आनुवांशिक सुधार करने, ब्रूड स्टॉक बनाने, ऑर्गेनिक मत्स्य पालन को बढ़ावा देने व जल कृषि में निर्भरता के लिए स्थापना की जाएगी नाभिकीय ब्रीडिंग सेंटर की। PMMSY के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन को वर्ष 2018-19 के 137.58 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 220 लाख मीट्रिक टन करना लक्षित है वर्ष 2024-25 तक। PMMSY के अंतर्गत मत्स्य उत्पादन में औसत वार्षिक वृद्धि दर लक्षित है 9%। कृषि जीवीए में मत्स्य क्षेत्र का योगदान वर्ष 2018-19 में रहा जो है 7.28%, ठीक है। मत्स्य का कितना योगदान रहा है? 7.28%। वह अवधि जब तक संपूर्ण कृषि में मत्स्य क्षेत्र के योगदान को बढ़ाकर 9% किया जाना प्रस्तावित है 2024-25 तक, यानी कि 7.28 से बढ़ाकर 9% करना है लक्ष्य 2024-25 तक। और PMMSY के अंतर्गत 2024-25 तक मत्स्य उत्पादकता के वर्तमान के 3 टन हेक्टेयर से बढ़ाकर किया जाना प्रस्तावित है 5 टन, यानी 3 टन है 5 टन तक बढ़ाना है 24-25 तक।
योजना अंतर्गत घरेलू मत्स्य उपभोग को वर्ष 2024-25 तक वर्तमान के 5-6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर किए जाना लक्षित है। 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति। विश्व का चौथा सबसे बड़ा मत्स्य निर्यातक राष्ट्र है भारत। भारत में मत्स्य क्षेत्र रोजगार उपलब्ध कराता है 2.5 करोड़ से अधिक मत्स्य किसानों व मछुआरों को। और वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मत्स्य संपदा का कुल संकलन मूल्य वर्धन रहा राष्ट्रीय जीडीपी का 1.24%। वर्तमान में देश की प्रमुख बंदरगाहों की संख्या है 12। देश के 13वें बंदरगाह के रूप में 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सैद्धांतिक मंजूरी दी गई कि कौन सा बंदरगाह है? बदावन। ये महाराष्ट्र में है 13वां बंदरगाह। ठीक है। बदावन में स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह के मॉडल का आधार होगा लैंडलॉर्ड मॉडल। ठीक है। वह बंदरगाह जिसे बदावन में स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह के लिए साझेदार बनाया गया है जवाहरलाल नेहरू पत्तनन्यास को। ठीक है। JNPT के बदावन में स्थापित किए जाने वाले बंदरगाह में भागीदारी होगी 50% से अधिक। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है JNPT महाराष्ट्र, विश्व में 28वां। बदावन बंदरगाह की कंटेनर ठहराने की क्षमता होगी 16,000 से 25,000 TEUs। वह योजना जिसके अंतर्गत कोल्ड चेन, मेगा फूड पार्क, कृषि प्रसंस्करण संकुल, खाद्य प्रसंस्करण, परिरक्षण क्षमताओं आदि का सृजन किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY का पूर्व नाम था संपदा और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का संचालन इस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत PMKSY की कार्यान्वयन अवधि निर्धारित की गई है वर्ष 2016-20। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है 100% तक। तो आज के वीडियो में हम इतना ही देखते हैं और हम पूरी मैगज़ीन को 3 पार्ट में कवर कर लेंगे। तो आज यहीं तक और इससे आगे का करंट भी हम अपने मास्टर वीडियो में दे देंगे, लेकिन पहले आप इसको कर लीजिए, ज़रूरी है ये, क्योंकि यहाँ 1 साल का करंट मिल जा रहा है आपको। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल हम ये सारा करंट भी आप देख लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।